हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता के पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया। इस चैप्टर में हम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पढ़ेंगे और जो वर्ष 1950 से लेकर 1990 तक जो कृषि क्षेत्रक और उद्योग क्षेत्रक थे उनमें जो भी नीतियाँ अपनाई गई उनके विकास के लिए उसको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर पढ़ते हैं। परिचय। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और हम 200 वर्षों की गुलामी के बाद अपने भाग्य के खुद विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो जो उस समय के जो नेता थे उनको ये बात सता रही थी कि अब कौन सी जो प्रणाली है, आर्थिक प्रणाली है, वो सबसे अच्छी रहेगी, जो केवल एक लोगों के लिए काम नहीं करे बल्कि संपूर्ण देश के लिए काम करे। पर उस समय जो जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन किसके पास होते थे? सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत होते थे। कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पे यद्यपि उनमें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की शेष विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्ति। तो मतलब उन्होंने सोचा कि हमारा जो देश है उसमें समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद भी होना चाहिए, क्योंकि समाजवाद के अंतर्गत तो सारी संपत्ति सरकार के पास होती है और पूंजीवाद के अंतर्गत सारी संपत्ति निजी होती है। तो हमारे देश में ना तो समाजवाद था ना पूंजीवाद था। तो उस समय जो नेता थे वो ये चाहते थे कि हमारी जो प्रणाली है वो समाजवाद की जो विशेषताएं उनसे युक्त होनी चाहिए, मतलब समाजवाद की विशेषताएं उसमें मिली भी होनी चाहिए, किंतु जो समाजवाद की कमियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। इसके बाद है आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। प्रत्येक देश प्रत्येक समाज को 3 प्रकार के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित किया जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक उपयोग करे अथवा पूंजी का। तो पहला प्रश्न हमारे देश में ये आता है कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। मान लीजिए हमारे देश में 2 ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक तो हो रहा है मक्खन और एक हो रहा है बंदूकों का। अब जो वस्तु मक्खन है और वस्तु बंदूक है, दोनों का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो देश में हम ये पहले ही समस्या ये आती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें। अगर सभी संसाधनों को मक्खन में लगा दिया जाए तो बंदूकों का उत्पादन नहीं होगा, और अगर सभी संसाधनों को बंदूकों में लगा दिया जाएगा तो मक्खन का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो संसाधन होते हैं वे सीमित होते हैं और हमें उन्हीं संसाधनों से हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो हम उचित संतुलन के द्वारा देखते हैं कि जहां हमारा संतुलन बैठता है कि देश में मक्खन का उत्पादन भी हो जाए और बंदूक का उत्पादन भी हो जाए, उसी के द्वारा ही हम हमारी पहली समस्या क्या उत्पादन किया जाए की समस्या का हल कर लेते हैं। इसके बाद हमारी अगली समस्या आती है कि जो वस्तुओं और सेवाएं हमने सोची है कि क्या उत्पादित करनी है, उनको उत्पादित कैसे किया जाए, मानव श्रम के द्वारा किया जाए या फिर मशीनों के द्वारा, या फिर पूंजी या फिर मशीन। पूंजी और मशीन एक ही है। तो इसमें भी यही देखा जाता है कि अगर मानव श्रम से ही सारा उत्पादन हो जाता है तो मशीनें बेकार हो जाएगी, और सारा उत्पादन मशीनों के द्वारा हो जाएगा तो मानव जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर उचित संतुलन होता है कि ऐसा संतुलन जहाँ पर मानव का श्रम भी बेकार ना हो और मशीनें भी बेकार ना हो, तो उसी उचित संतुलन के द्वारा वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है। इसके बाद तीसरी समस्या आती है कि जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका वितरण है वो व्यक्तियों के बीच में कैसा हो। अगर सारा वितरण
निर्धन को हो जाएगा तो धनी वर्ग के पास कुछ नहीं रहेगा, और सारा अगर वितरण धनी को हो जाएगा तो निर्धनों के पास कुछ नहीं रहेगा। तो उचित संतुलन के द्वारा, यहाँ पर भी उचित संतुलन के द्वारा ही वितरण किया जाता है, ताकि धनी वर्ग के साथ साथ निर्धनों के पास भी कुछ वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध हो जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। मतलब कि जैसे मार्केट में, बाजार में जितनी मांग और जितनी पूर्ति होती है, तो मांग और पूर्ति जहाँ मिल जाती है वहीं पर उचित संतुलन हो जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सहलाभ बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, और साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। यहाँ हमारा तात्पर्य यह है कि उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी बाजार में मांग होती है। मान लीजिए हम अर्थव्यवस्था में दो वस्तुएं लेते हैं, साइकिल और कार। अगर साइकिल की मांग ज़्यादा है तो हम साइकिल का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, और अगर कार की मांग ज़्यादा है तो कार का उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड समस्या है कि किन वस्तुओं का किस प्रकार उत्पादित की जाए वस्तुएं, पूंजी प्रदान तकनीक से या श्रम प्रदान तकनीक से। तो अगर श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग करते हैं, अगर श्रम सस्ता है तो श्रम से वस्तु उत्पादित की जाएगी, और उसके विपरीत अगर पूंजी सस्ती है, अगर मशीनें सस्ती है तो मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। तो समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज सरकार की यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार ये जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सरकार ये निर्णय लेती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांततः ये माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है, क्योंकि चीन और जो क्यूबा देश है वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो सभी गतिविधियां समाज के अंतर्गत होती है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो और किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिनका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। इसके बाद है योजना क्या है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। तो कोई भी योजना बनाई जाती है एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है, और उस निश्चित समय में ही उस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है और इसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। ये शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश के पूर्वी सोवियत संघ से ली गई है। हमारे योजना के वर्ष 2017 के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं।
तो जिन योजनाओं में आगामी 20 वर्षों के लिए जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने का उल्लेख होता है, उन योजनाओं को दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्षात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जो परिप्रेक्षात्मक योजनाएं होती है वो 20 वर्षों के लिए होती है और पंचवर्षीय योजनाएं होती है वो 5 वर्षों के लिए होती है। तो 5 वर्षों की योजनाओं के द्वारा हम 20 वर्षों की योजनाओं का आधार प्राप्त करते हैं। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्दंत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। उदाहरण हमने माना कि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है। मान लीजिए कोई मशीन है, अब मशीन लगाने से श्रम की आवश्यकता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो जो नई मशीन है उनको शुरू करने के लक्ष्य से रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध होगा, क्योंकि जब श्रम का स्थान मशीन ले लेगी तो उस स्थिति में रोजगार कम हो जाएगा, तो रोजगार जो बढ़ाने का लक्ष्य है वो हमारा खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य में विरोध हो जाएगा। तो आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। ये कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह तो न तो संभव है और न ही आवश्यक है। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही शेष कर होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह क्या क्या थी।